हेलो स्टूडेंट्स, बटनेर आईएएस के ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं गुरमीत सिंह और हम बात कर रहे थे पॉलिटिकल साइंस की। कल हम सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता के संदर्भ में बात कर रहे थे। नागरिकता से संबंधित जो संविधान में जो प्रावधान हैं, जो उपबंध हैं, उनके बारे में हमने बात की थी। नागरिकता अधिनियम 1955 में जो प्रावधान हैं, कितने तरीके से नागरिकता अर्जित की जा सकती है, कितने तरीक़ों से नागरिकता का परित्याग किया जा सकता है, उसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। अब हमें देखना है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। क्या है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019? क्यों इतना शोर मचा हुआ है? अभी आपने देखा होगा पिछले 3-4 महीनों में कितना विरोध प्रदर्शन हुआ, जगह जगह धरने, जुलूस, हड़तालें, तोड़फोड़ हुई। कुछ लोग इसके समर्थन में हैं, कुछ विरोध में हैं। आज अपने को देखना है कि क्या है वो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 और उसमें ऐसा क्या है कि उसका इतना ज़बरदस्त विरोध किया गया। तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। पहले तो 3 शब्दों से मैं आपको परिचित करवा दूं। 3 शब्द आते हैं। एक आता है CAB, जिसका मतलब है सिटीजन्स अमेंडमेंट बिल, यानी कि नागरिकता संशोधन विधेयक। जब कोई बिल, कोई प्रस्ताव संसद में रखा जाता है, चाहे वो लोकसभा में रखा जाए, चाहे वो राज्यसभा में रखा जाए, जब तक वो दोनों सदनों से उचित बहुमत से पारित नहीं होता है और उस पर राष्ट्रपति जी द्वारा हस्ताक्षर नहीं होता है, तब तक वो एक प्रस्ताव होता है, एक बिल होता है, एक विधेयक होता है। तब तक हम उसको अधिनियम नहीं कह सकते। जैसे ही राष्ट्रपति जी द्वारा उस पर साइन कर दिए गए तो वो क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है। तो CAB एक बिल था। नागरिकता में जो संशोधन करने के जो प्रावधान थे, जो संशोधन करने थे नागरिकता अधिनियम 1955 में, उनसे संबंधित ये एक प्रस्ताव था। और जैसे ही राष्ट्रपति जी द्वारा इस पे साइन हो गए तो ये बन गया CAA, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अब ये एक्ट हो गया, अब ये अधिनियम हो गया, CAA एक्ट 2019 बन गया। तो CAB एक प्रस्ताव है, एक बिल है, और अगर वो दोनों सदनों से समुचित बहुमत से पारित हो जाता है और राष्ट्रपति जी ने उस पर साइन कर दिए हैं तो बन गया CAA, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। 2 शब्द तो ये हो गई। एक शब्द आपने बार बार सुना होगा, NRC। इस लेसन में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संक्षिप्त जानकारी आप सब लोगों के लिए। बटनेर आईएएस ऐप पर हमारे ये तमाम क्वालिटी कोर्सेज इस वक्त मौजूद हैं, जिनमें इंडियन पॉलिटी का कंप्लीट कोर्स, CSET 2021 का कंप्लीट कोर्स और एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का कंप्लीट कोर्स हमारे प्रीमियम कोर्सेज हैं। बाकी के कोर्सेज आप यहां पर देख पा रहे हैं। यहां पर हम बात करने वाले हैं CSET 2021 के कोर्स के बारे में। इसका प्राइस क्या है, इसके कंटेंट्स क्या है, क्या क्या कुछ आपको मिलने वाला है CSET 2021 के कोर्स के तहत। तो दोस्तों, ये जो कोर्स है इसके अंदर आपको 110 रिकॉर्डेड वीडियोस मिलने वाले हैं। ऑलरेडी ये वीडियोस रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, PDFs आप लोगों के लिए ऑलरेडी मौजूद है। और ये जो कोर्स है ये बाइलिंगुअल कोर्स है। स्क्रीन पर जो भी क्वेश्चंस डिस्प्ले हो रहे हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्प्ले हो रहे हैं, इसलिए किसी भी लैंग्वेज के एस्पिरेंट को दिक्कत नहीं आने वाली है। आगे दोस्तों, इसके अंदर कंटेंट्स क्या क्या है तो कंटेंट्स देख लीजिए। 120 घंटे से ज्यादा का कंटेंट यहां पर मौजूद है। CSET के पूरे सिलेबस को हमने कवर किया है। मैथ्स और रीजनिंग ये कवर की है अमन शर्मा सर ने, जो कि इस वक्त सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर के तौर पर पोस्टेड हैं। इनके अलावा कॉम्प्रिहेंशन को भी हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अलग अलग कवर किया है। अमन शर्मा सर फिलहाल डाउट क्लियरेंस के लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। तो जो भी लोग CSET का कोर्स परचेज करेंगे उन लोगों को हमारे स्पेशल CSET टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा जाएगा, और अगर उनको कहीं पर कोई डाउट होता है तो उस डाउट का क्लियरेंस अमन शर्मा सर के द्वारा किया जाएगा। तो अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है। क्या कुछ आप लोगों को मिल रहा है और
सीसेट कोर्स के अंदर, वो भी आप देख लीजिए। यहां पर आपको अपने एग्जाम की तैयारी के लिए सीसेट के मॉक टेस्ट भी दिए जा रहे हैं। 5 सीसेट मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगे। हिंदी में अलग से ये सीसेट मॉक टेस्ट रहेंगे और इंग्लिश में अलग से ये टेस्ट अवेलेबल रहेंगे। तो किसी भी माध्यम के स्टूडेंट को दिक्कत नहीं आने वाली है। क्या कुछ कवर कर रहे हैं, क्या कुछ टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, वो आप यहां पर देख सकते हैं। मैथ्स में ये तमाम टॉपिक हमने कवर किए हैं। आप वीडियो को पॉज कर तमाम टॉपिक्स को देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सभी टॉपिक्स मैथ्स के अंदर कवर किए गए हैं। इसके अलावा ये सारे टॉपिक्स हमने रीजनिंग के अंदर कवर किए हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आराम से सभी टॉपिक्स को देखिए। ये पूरा का पूरा सिलेबस मैथ्स और रीजनिंग का है, ठीक है। और इस तरह से कुछ हम करते हैं। ऊपर इंग्लिश में क्वेश्चन रहता है, साथ ही वही क्वेश्चन हिंदी में भी रहता है। विंडो में यहां पर आपको अपने टीचर मिलते हैं और साइड में क्वेश्चन को हल किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। तो इस तरह से आपको कुछ हम ये कवरेज देते हैं। और इसी तरह से दोस्तों जो कॉम्प्रिहेंशन है, जिसको हिंदी में बोधगम्यता कहते हैं, उसको भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर किया गया है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन की वीडियोस तो हमने अलग अलग बनाई हैं, हिंदी की वीडियो अलग और इंग्लिश की वीडियो अलग। तो अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है, आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और अंत में इसका प्राइस आप देख लीजिए दोस्तों। ओरिजिनल प्राइस आप देख पा रहे हैं 1800 रुपए लगभग है, लेकिन प्रेजेंट इफेक्टिव प्राइस जो है वो 799 है, यानी कि 800 रुपए से कम में आप इस कोर्स को प्राप्त कर लेंगे। और हमारा यह दावा है कि पूरे भारत में यह सबसे अफोर्डेबल क्वालिटी सीसेट कोर्स है। तो ये तमाम जानकारियां आपको इस कोर्स के बारे में दी गई हैं। और ये जो कोर्स है ये आपको हमारी ऐप पर मिलने वाला है, बटनेर आईएएस ऐप, जिसको कि आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने लैपटॉप पर भी हमारा ये कोर्स देख सकते हैं, हमारी तमाम वीडियोस देख सकते हैं। जैसे कि आपको पहले जानकारी दी गई है, यहां पर आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं। www.batnerias.com पर जाकर आप लैपटॉप पर भी हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। और ये कोर्स मोबाइल पर आपको केवल हमारी ऐप में मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों। नेशनल रजिस्टर्स ऑफ सिटीजन्स यानी कि एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें भारतीय नागरिकों का पूरा ब्यौरा लिखित रहता है, जिसके तहत जितने भी अवैध प्रवासी जो भारत में आए हैं तो उनको उनके देश वापस भेजने का प्रावधान होता है। अवैध प्रवासी का मतलब जैसे हम कल बात कर रहे थे, ऐसा कोई प्रवासी जो भारत में आया है उसके पास उचित वीज़ा या पासपोर्ट नहीं है तो वो अवैध प्रवासी है, या फिर उसके पास उचित वैलिड पासपोर्ट है, वीज़ा भी है, परंतु जो निश्चित समयावधि के लिए वो भारत में आया था वो पूरी हो चुकी है, यानी उसका टाइम पीरियड निकल चुका है, उसके बाद भी वो भारत में रह रहा है, तो वो क्या है, अवैध प्रवासी है। तो उसके संदर्भ में एक रजिस्टर है जिसको हम बोलते हैं एनआरसी। तो इन सभी बिंदुओं पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम क्या है, एनआरसी क्या है, तो हम शुरू करते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 में समय समय पर संशोधन होते रहे हैं, काफ़ी दफ़ा इसमें संशोधन हो चुका है। और करंट का जो मुद्दा है वो है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। केंद्र सरकार ने एक प्रस्ताव रखा संसद में और वो पारित होकर ये अधिनियम बना। इसमें क्या उल्लेख था कि 3 देश, जिसमें पहला था अफगानिस्तान, दूसरा था पाकिस्तान और तीसरा है बांग्लादेश, 3 देश जो कि मुस्लिम बाहुल्य देश हैं, या यूं कहूं कि वो तीनों मुस्लिम राष्ट्र हैं, जहां का जो राष्ट्रीय धर्म है वो मुसलमान है। इन 3 देशों से भारत आने वाले प्रवासी, चाहे वो अवैध हैं चाहे वो वैध हैं, भारत के नागरिक मान लिए जाएंगे। ऐसे गैर मुस्लिम व्यक्ति, चाहे वो वैध प्रवासी हैं चाहे वो अवैध प्रवासी हैं, इसको नोट आउट करना, अवैध प्रवासी भी हैं तो भी उनको भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। और गैर मुस्लिम वर्गों की बात हो रही है, यहां पे कुल 6 वर्गों का उल्लेख किया गया है। हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी
और ईसाई। हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई, इन 6 धर्मों के लोग अगर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं और धार्मिक उत्पीड़न की वजह से उन देशों को, उन व्यक्तियों को अपना देश छोड़कर भारत में आना पड़ा और भारत में उन्होंने शरण ले रखी है, तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत उन व्यक्तियों को भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी, चाहे वो वैध प्रवासी हैं, चाहे वो अवैध प्रवासी हैं। और इसी का विरोध हो रहा है भारत में। कारण क्या है? पहला विरोध तो ये हो रहा है कि भाई इसमें से मुसलमानों को बाहर क्यों निकाला गया। आप हिंदुओं को, सिखों को, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई व्यक्तियों को भारत की नागरिकता प्रदान कर रहे हैं, तो इसमें मुसलमानों को बाहर क्यों निकाला? ये लोगों का तर्क था। ये सरकार से सवाल पूछा गया। सरकार ने इसका जवाब दिया कि देखिए, ये जो 3 देश हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, पहले हम बात कर चुके हैं कि ये मुस्लिम बाहुल्य देश हैं। यहाँ पे जो अधिकांश नागरिक लोग हैं वो मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं और इन देशों का जो धर्म है, जो राष्ट्रीय धर्म बना रखा है, वो मुस्लिम है। यानी कि ये देश जो है वो पंथ निरपेक्ष देश नहीं है। तो वहाँ पर मुसलमानों को तो प्रताड़ित करने का कोई प्रावधान ही नहीं हो सकता। ऐसा तो हम कह ही नहीं सकते कि मुस्लिम राष्ट्र है और वहाँ पर मुसलमानों को ही प्रताड़ित किया जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यानी प्रताड़ित किया जाएगा तो किन को किया जाएगा? गैर मुसलमान को। और गैर मुसलमान कौन है? हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई। तो इन व्यक्तियों को भारत में आने की छूट है अगर इनके साथ धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर इन पर किसी प्रकार का अत्याचार होता है तो। फिर इसका विरोध किया गया कि चलो ठीक है, आपने ये 3 देशों के नाम लिख दिए और 6 धर्मों को आप इसमें शामिल कर रहे हैं, लेकिन ऐसे और भी बहुत सारे देश हैं। जैसे हम अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है, तो वहाँ पर हो सकता है कि गैर हिंदू लोगों पर धार्मिक अत्याचार हो रहे हों। श्रीलंका में, भूटान में, म्यांमार में, अन्य बहुत सारे देश हो सकते हैं, चाइना में, तिब्बत में। तो उन लोगों को भी भारत में शरण देने का, भारत की नागरिकता देने का प्रावधान आपने क्यों नहीं किया? कि सिर्फ 3 देश और 6 धर्मों को ही आप नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत नागरिकता क्यों दे रहे हैं? बाकी लोगों को इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया? विरोध करने वालों ने तर्क दिए कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमान हैं और शिया मुसलमान हैं, उन पर अत्याचार हो रहे हैं, तो उनको भारत की नागरिकता से वंचित क्यों रखा गया है? नंबर 1। नंबर 2, श्रीलंका। श्रीलंका में तमिल लोगों के साथ, श्रीलंका में तमिल जो लोग हैं उनके साथ धार्मिक आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, तो उनको इससे बाहर क्यों रखा गया है? नेपाल में मधेशी लोगों के साथ धार्मिक अत्याचार हो रहा है, तो उनको इस अधिनियम से बाहर क्यों रखा गया है? म्यांमार में रोहिंग्या, म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के साथ धार्मिक आधार पर अत्याचार हो रहा है, तो उनको इससे बाहर क्यों रखा गया है? यानी ऐसे बहुत से उदाहरण हो सकते हैं। तिब्बत में जो बौद्धिस्ट हैं, जो बुद्ध लोग हैं, उनके साथ धार्मिक आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, तो उनको इस अधिनियम से बाहर क्यों रखा गया है? यानी कि विरोध करने वालों ने तर्क दिया कि या तो खुला छोड़ दो कि किसी भी देश में किसी भी धर्म के लोगों के साथ धार्मिक आधार पर अत्याचार हो रहा है तो वो भारत में आए, भारत में बसें और भारत सरकार उनको नागरिकता प्रदान करेगी। लेकिन ऐसा तो हम कर नहीं सकते। लाखों करोड़ों लोग जिनके साथ धार्मिक आधार पर भेदभाव किया जा रहा है भारत में आ जाएंगे, तो भारत के प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत अधिक प्रेशर बढ़ जाएगा। ऑलरेडी ही हम 130 करोड़ की आंकड़े को पार कर चुके हैं और एक सर्वे के अनुसार आने वाले 10 साल के बाद जनगणना होगी
तो भारत विश्व का प्रथम सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बनने वाला है। तो इतने लोगों को तो हम यहाँ पर नागरिकता प्रदान नहीं कर सकते। तो सरकार ने तर्क दिया। अब इसके विरोध में सरकार ने क्या तर्क दिया, हम उसकी बात करते हैं। इसके विरोध में सरकार ने तर्क दिया कि 1951 में पाकिस्तान में जो हिंदुओं की संख्या का जो परसेंटेज था वो था 12.9%। सुनना जरा, 1951 में पाकिस्तान की कुल जनसंख्या में हिंदुओं का जो परसेंटेज था, प्रतिशत था, वो था 12.9%। और वर्तमान में अगर हम बात करते हैं, वर्तमान में अगर हम पाकिस्तानी जनसंख्या में हिंदुओं के परसेंटेज की बात करते हैं तो वो है 1.60। 12.9% हिंदू थे 1951 में और आज 1.60 हो गए हैं। तो ये हिंदू कहाँ चले गए, ये किधर चले गए? या दूसरा हम बात करते हैं बांग्लादेश की। 1951 में बांग्लादेश की जनसंख्या में जो हिंदुओं का परसेंटेज था वो था 22% और आज है 8.5%। तो ये हिंदू कहाँ चले गए? ये सारे हिंदू कहाँ पे आ गए हैं? भारत में आ गए हैं। और क्यों आ गए हैं? क्योंकि धार्मिक आधार पर इनके साथ अत्याचार हुआ तो भारत में आए। और आज अगर भारत इनको भारत से बाहर निकाल देगा, भारत सरकार इनको भारत से बाहर निकाल देगी तो ये कहाँ जाएंगे, ये कहाँ रहेंगे? इन्हीं व्यक्तियों की पुनर्स्थापना के लिए, इनको नागरिकता प्रदान करने के लिए, इनका स्थायी निवास बनाने के लिए भारत सरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लेके आई है। हालांकि हम इसमें अपना कोई मत नहीं रख सकते कि भाई सरकार का पक्ष सही है या विरोध करने वालों का जो पक्ष है, जो तर्क दे रहे हैं वो सही है। ये तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास मामला गया हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आएगा वही अंतिम निर्णय माना जाएगा। उससे पहले मैं और आप कोई भी टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन दोनों ही पक्ष प्रथम दृष्टया में नजर में देखते हैं तो दोनों ही तर्क सही हैं। विश्व के जितने भी देश हैं सभी अल्पसंख्यकों के साथ लगभग सभी अल्पसंख्यकों के साथ धार्मिक आधार पर भेदभाव होता है। तो या तुम सारे जो मतलब अल्पसंख्यक धर्म हैं उनके व्यक्तियों को यहाँ अपने शरण दें, ऐसा भी नहीं कर सकते। तो फिर हम कुछ एक वर्गों को शरण क्यों दे रहे हैं, ये भी सही है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान और जो बांग्लादेश, हालांकि बांग्लादेश 1971 में बना था, लेकिन उसमें का जो भूभाग था जिसको हम पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, उस क्षेत्र में 22% जनसंख्या थी, आज 8.5% जनसंख्या है हिंदुओं की। तो इसको देख के लगता है कि वाकई हिंदुओं के साथ धार्मिक आधार पर अत्याचार हुआ है। तो दोनों ही पक्ष सही हैं। बाकी सर्वोच्च न्यायालय का क्या निर्णय आता है हम आगे के लिए छोड़ते हैं इसको। दूसरा जो विरोध हो रहा है वो हो रहा है पूर्वोत्तर राज्यों में। पूर्वोत्तर राज्यों में सेवन सिस्टर के नाम से जिनको जानते हैं, उन राज्यों में इसका जबरदस्त विरोध हो रहा है। अब उनमें विरोध क्यों हो रहा है उसके पीछे देखते हैं क्या कारण है। कि जो सेवन सिस्टर के नाम से जो राजा जाने जाते हैं उनकी एक अपनी अलग संस्कृति है, अपनी एक अलग सभ्यता है, और वो नहीं चाहते कि कोई बाहर से आए व्यक्ति हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को, हमारी भाषा के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ करे। और सरकार ने भी उनकी प्रोटेक्शन कर रखी है कि हाँ भाई इन राज्यों में किसी भी अन्य व्यक्ति को रहने की, निवास करने की आज़ादी इस प्रकार से नहीं होनी चाहिए। अब विरोध क्यों हो रहा है उसके बारे में देखते हैं। 1971 में जब भारत के हस्तक्षेप से पाकिस्तान का विभाजन होकर दो देश बने, एक पाकिस्तान और एक बांग्लादेश। 1947 में देखिए, 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ था, मैं हल्का से यहाँ पे मैप बनाता हूँ भारत का। 1947 में जब विभाजन हुआ था तो इस क्षेत्र को बोला गया पश्चिमी पाकिस्तान, और यहाँ पे जो बांग्लादेश है इसको बोला गया पूर्वी पाकिस्तान।
और 1947 से लेकर 1971 तक पाकिस्तान दो थे, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन 1971 में इस पूर्वी पाकिस्तान में विद्रोह हुआ और ये एक अलग देश के रूप में स्थापित हो गया, जिसको आजकल हम क्या बोलते हैं, बांग्लादेश। बांग्लादेश। अब जैसे ही 1971 में बांग्लादेश एक अलग स्वतंत्र देश बना, तो यहां से जो गैर मुस्लिम लोग थे वो विस्थापित हो गए और वो कहां चले गए, लगभग असम में। असम, अवैध प्रवासी के रूप में वो लोग असम में जाकर निवास करने लगे। असम में और बहुत कुछ सीमा तक, ये सभी पूर्वोत्तर राज्यों में। एक आंकड़े के अनुसार, एक सर्वे के अनुसार लगभग 19 लाख अवैध प्रवासी असम में पाए गए। एनआरसी 2018 के आधार पर अगर हम बात करें तो लगभग 19 लाख लोग अवैध प्रवासी के रूप में असम में पाए गए। तो पूर्वोत्तर राज्यों का विरोध करने का मुख्य कारण ये था कि भाई जब 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ, एक अलग देश के रूप में स्थापित हुआ, तो यहाँ से कुछ लोग निकलकर पूर्वोत्तर राज्यों में बस गए। सरकार ने इस संदर्भ में कुछ नहीं किया। अभी हम क्या कह रहे हैं कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन तीन देशों से आए हुए जो गैर मुस्लिम धर्म हैं के व्यक्ति भारत में निवास कर सकते हैं। भारत सरकार उनको नागरिकता प्रदान करेगी। तो पूर्वोत्तर राज्यों को फिर से डर है कि भाई बांग्लादेश तो बिल्कुल पड़ोस में है और यहाँ से जो अगर लोग अवैध प्रवासी के रूप में आएंगे तो वो तो पूर्वोत्तर राज्यों में निवास करेंगे, और पूर्वोत्तर राज्यों में निवास करेंगे तो उनके आर्थिक संसाधनों पर, उनके प्राकृतिक संसाधनों पर अतिरिक्त भार बढ़ेगा। तो वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो सरकार ने अपना पक्ष रखा। हम दोनों ही बात कर रहे हैं, विरोध करने वालों का तर्क क्या है और सरकार ने उसके प्रत्युत्तर के रूप में क्या तर्क दिए हैं। पूर्वोत्तर राज्यों का विरोध करने का कारण यह है कि जिस तरीके से 1971 में अवैध प्रवासी आकर इन राज्यों में बसने लगे, मुख्यतः असम में बसने लगे, 19 लाख लगभग लोग चिन्हित भी किए गए, और अब आप उसको दोबारा से छूट दे रहे हैं कि बांग्लादेश से कोई भी व्यक्ति आकर भारत में निवास कर सकता है बशर्ते कि वह गैर मुस्लिम धर्म से बिलोंग करता हो। तो इन पूर्वोत्तर राज्यों को डर है कि अगर वो लोग अवैध प्रवासी के रूप में घुसेंगे तो कहाँ पे आएंगे, निकटतम क्षेत्र तो पूर्वोत्तर है, तो यहीं पे निवास करेंगे। तो ये विरोध कर रहे हैं। तो सरकार ने तर्क दिया कि पूर्वोत्तर राज्य विरोध क्यों कर रहे हैं, जबकि नंबर 1 जो छठी अनुसूची है, और छठी अनुसूची में जितने राज्य हैं, 4 राज्य हैं, छठी अनुसूची में जो राज्य हैं वहां पर अवैध प्रवासियों को बसने नहीं दिया जाएगा। ये कानून बना रखा है हमने। छठी अनुसूची में जिन 4 राज्यों का उल्लेख है, उन राज्यों में किसी भी अवैध प्रवासी को निवास नहीं करने दिया जाएगा। और छठी अनुसूची में राज्य हैं असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। यानी ये 4 राज्य तो सेफ हो गए हैं, क्योंकि छठी अनुसूची में उल्लेखित राज्यों में अवैध प्रवासियों का निवास नहीं हो सकता, या फिर यूं कहें कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 इन राज्यों में लागू नहीं होगा। यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए गैर मुस्लिम लोगों को भारत में निवास करने की छूट है, लेकिन असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इन 4 राज्यों को उनसे बाहर रखा गया है। इन क्षेत्रों में वो अवैध प्रवासी निवास नहीं कर सकते, यानी कि इन 4 राज्यों में उनको नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, एक इनर लाइन परमिट 1873 में एक कानून बना था, इनर लाइन परमिट। इनर लाइन का मतलब है कि जो भारत के जो पूर्वी सीमा पर जो 4-5 राज्य हैं उनको इनर लाइन परमिट में शामिल किया गया है। ये इसलिए किया गया, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, कि जो पूर्वोत्तर राज्य हैं इनकी अपनी एक सभ्यता है, अपनी एक संस्कृति है, अपनी परंपराएं हैं, अपने रीति रिवाज हैं, और हमने सदा ये चाहा है
कि इनकी किसी भी सभ्यता, संस्कृति, इनकी परंपरा, इनके रीति रिवाज के साथ किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं होगा। 1873 में अंग्रेजी सरकार ने भी इनकी सभ्यता, इनकी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए इनर लाइन परमिट 1873 एक कानून बनाया था, जिनमें 3 राज्यों को शामिल किया गया था। और वो 3 राज्य कौन कौन से थे? नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश, नंबर 2 नागालैंड, नंबर 3 मिजोरम, और अब इसमें शामिल कर लिया गया है मणिपुर को भी। अब इसमें मणिपुर को भी शामिल कर लिया गया है। सरकार ने कहा कि जो इनर लाइन परमिट में पहले 3 राज्यों का उल्लेख था, अब उसमें 4 राज्य शामिल कर लिए गए हैं। पहले अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, ये 3 राज्य थे। अब इसमें 4 राज्य हैं, मणिपुर को भी शामिल कर लिया गया है। इसमें भी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू नहीं होगा। यानी पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य हैं, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, ये 7 के 7 राज्य सेफ हैं। इसमें नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू नहीं होगा। ये सरकार का पक्ष था। पहला हमने पढ़ा कि लोगों ने इसका विरोध किया कि इसमें से मुसलमानों को बाहर क्यों किया गया है। तो सरकार ने तर्क दिया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में किस तरीके से 1951 और वर्तमान, अगर हम तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो हिंदुओं की जनसंख्या कम हुई है, इसलिए हिंदुओं का संरक्षण करने के लिए हमने यह अधिनियम उसमें लागू, सभी वर्गों पे लागू नहीं किया। दूसरा, जो पूर्वोत्तर राज्य विरोध कर रहे थे तो उसके पक्ष में सरकार ने तर्क रखा कि पूर्वोत्तर राज्यों में यह अधिनियम लागू नहीं होगा, ये राज्य सेफ हैं। विरोध करने वालों ने अगला तर्क दिया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है, और मुख्यतः अनुच्छेद 14 का, क्योंकि अनुच्छेद 14 में 2 बातें हैं। विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून के समक्ष सभी समान हैं। तो फिर हिंदू भी और मुसलमान भी दोनों को बराबर रखा जाना चाहिए, तो बराबर क्यों नहीं रखा जा रहा? तो सरकार ने तर्क दिया कि देखिए भाई, अनुच्छेद 14 में एक बात और भी है, विधियों के समक्ष समान संरक्षण। पहले हम इसको पढ़ते हैं कि है क्या, फिर हम देखेंगे सरकार का तर्क कहां तक उचित है, कहां तक अनुचित है। विधि के समक्ष समानता का मतलब होता है कि सभी व्यक्ति कानून के समक्ष बराबर हैं, चाहे वो अमीर हैं, चाहे वो गरीब हैं, चाहे वो ऐसे हैं, चाहे वो जनरल हैं, चाहे वो पुरुष हैं, चाहे वो स्त्री है, चाहे कैसे भी है, कानून के समक्ष सभी को बराबर दृष्टि से देखा जाएगा। ये तो अपने आप में एक नकारात्मक दृष्टिकोण है। और दूसरा है विधि के समक्ष समान संरक्षण, जिसका मतलब ये है कि सभी के साथ समान व्यवहार नहीं किया जा सकता। कुछ एक ऐसे वर्ग होते हैं जो थोड़े दबे होते हैं, जो पिछड़े होते हैं, उनका उत्थान करने के लिए राज्य को कुछ भेदभाव करना पड़ता है, संरक्षणात्मक भेदभाव करना पड़ता है। तो उसके लिए हम सभी को बराबर नहीं रख सकते। तो अमित शाह जी ने लोकसभा में अपना जो विचार रखते हुए एक शब्द का इस्तेमाल किया था, रीजनेबल क्लासिफिकेशन। रीजनेबल क्लासिफिकेशन, उन्होंने कहा था कि ये भेदभाव नहीं किया गया है। अनुच्छेद 14 में लिखी गई दूसरी बात के तहत रीजनेबल क्लासिफिकेशन किया गया है। जो वर्ग कुछ पिछड़े हुए हैं, दबे हुए हैं, उनका संरक्षण करने के लिए राज्य कुछ विधियां अलग से बना सकता है, ये हमारे संविधान में उल्लेखित है। और इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए
गैर मुस्लिम जो वर्ग हैं उनका संरक्षण करने के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 बनाया गया और गैर मुस्लिम धर्मों का संरक्षण किया गया। रीजनेबल क्लासिफिकेशन जैसे शब्द का प्रयोग किया गया माननीय अपने रक्षा मंत्री गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा। तो सरकार का तर्क भी सही है। विरोध करने वालों ने कहा कि ये समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है, तो करता है एक बार के लिए, लेकिन अनुच्छेद 14 का जो क्लोज सेकंड है, विधि के समक्ष समान संरक्षण की बात करता है। इसके तहत संरक्षणात्मक भेदभाव किया जा सकता है और सरकार ने कहा कि हमने वो किया है, तो सरकार का पक्ष भी सही है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का विरोध करने वालों ने अगला तर्क ये रखा कि अनुच्छेद 15 का भी कुछ सीमा तक उल्लंघन हो रहा है। समानता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 15 का उल्लंघन हो रहा है। अनुच्छेद 15 में लिखा गया है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, आयु, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो विरोध करने वालों ने कहा कि जब लिखा हुआ है भेदभाव नहीं किया जाएगा तो आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं? तो फिर सरकार ने अपना तर्क रखा कि हम भेदभाव कहाँ कर रहे हैं। अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, आयु, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सही है, तो हम नागरिकों के साथ भेदभाव कहाँ कर रहे हैं? ये थोड़ी ना कहा है कि भाई जो मुसलमान, जो भारतीय मुसलमान है वो यहाँ से बाहर निकल जाएं, भारत छोड़ के चले जाएं, ऐसा थोड़ी ना कहा है। उन्होंने तो ये कहा है कि जो अन्य देश हैं जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश हैं, उनके जो अवैध प्रवासी मुसलमान हैं उनको भारत में नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी, और वो नागरिक थोड़ी हैं। हम नागरिकों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर रहे हैं, और जो अवैध प्रवासी हैं वो नागरिक नहीं हैं तो उनके साथ भेदभाव किया जा सकता है। ये किसी भी रूप में अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं है। विरोध करने वालों का अगला तर्क था कि नागरिकता संशोधन अधिनियम हमारी धर्मनिरपेक्ष जो छवि है उस पर एक प्रहार है। भारत की जो धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष छवि है उस पर ये एक तरीके की चोट है, एक तरीके का प्रहार है। तो सरकार ने फिर अपना तर्क रखा कि धर्मनिरपेक्ष, हमने ये तो नहीं कहा ना कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, भारत एक सिख राष्ट्र है, ईसाई राष्ट्र है, ऐसा तो नहीं कहा गया। या ये भी नहीं कहा गया कि भारत मुसलमान विरोधी राष्ट्र है। हम किसी धर्म के साथ भेदभाव कर ही नहीं रहे। और दूसरा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से अगर कोई मुसलमान भारत में निवास करना चाहता है, यहाँ की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो प्राप्त कर सकता है। मुसलमानों द्वारा भारत की नागरिकता अर्जित करने पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई है। अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आता है और भारत में, जैसे हम कल पढ़ रहे थे, 11 वर्ष प्लस 1 वर्ष 12 वर्ष तक स्थायी निवास करता है, लगातार भारत में निवास कर रहा है, तो वो रजिस्ट्रेशन करवाकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो उसमें तो हमने किसी प्रकार की रोक थोड़ी ना लगाई है। भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि पर चोट मान ली जाती अगर हम ये कह देते कि भाई मुसलमानों को किसी भी रूप में भारत की नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी। अगर ऐसा कह दिया जाता है तो वो वाकई भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि पर एक चोट होती, लेकिन ऐसा तो कहा ही नहीं गया। सरकार ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी विदेशी राष्ट्र, जो भी हमारे पड़ोसी राष्ट्र हैं, से किसी भी धर्म का व्यक्ति भारत में आकर निवास करे, कुछ औपचारिक शर्तों को पूरा करे, तो वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो सरकार ने कहा कि धर्मनिरपेक्ष छवि पर किसी भी प्रकार की चोट नहीं है। अगर कोई मुसलमान पाकिस्तान से आया है, भारत में निवास कर रहा है, पिछले 11 वर्षों से वो भारत में रह रहा है, और जिस दिन वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहा है, यानी कि आवेदन करने जा रहा है कि मुझे भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए, उससे 1 वर्ष पहले वो लगातार स्थायी निवास कर रहा है, यानी कुल कितने हो गए, लगभग 12 वर्ष हो गए हैं, तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी, चाहे वो मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, हिंदू है, कोई भी है। तो ये पंथ निरपेक्षता पर किसी भी प्रकार की चोट नहीं है, ऐसा सरकार ने अपना तर्क दिया है।
हालांकि मैंने जैसे पहले बता दिया है, अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि ये धर्मनिरपेक्ष छवि पे प्रहार है या नहीं है, ये जो अधिनियम है वो सही है, संवैधानिक है, असंवैधानिक है, ये सारी बात की बातें हैं। हम इस पर किसी भी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। तो ये था नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। अब एक शब्द आता है एनआरसी। हम एनआरसी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, एनआरसी का डायरेक्टली नागरिकता संशोधन अधिनियम से कोई संबंध नहीं है। नागरिकता संशोधन अधिनियम तो ये था कि 3 देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हुए गैर मुसलमान धर्मों के व्यक्तियों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी, चाहे वो वैध प्रवासी हैं या अवैध प्रवासी हैं, अगर वो चाहते हैं तो। और एनआरसी में ये देखा जाता है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप में ये देखा जाता है कि कौन व्यक्ति भारत में वैध प्रवासी है, कौन अवैध प्रवासी है, और जो अवैध प्रवासी हैं उनको चिन्हित कर उनके देश वापस भेजा जाता है, उसको बोलते हैं एनआरसी। केंद्र सरकार जब नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लेके आई थी तो उसमें एनआरसी का भी जिक्र हो रहा था बार बार कि भाई हम एनआरसी लेके आएंगे। लेकिन एनआरसी लाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अरबों खरबों रुपए खर्च होंगे, लाखों कर्मचारी लगाए जाएंगे और लंबी अवधि तक काम चलने के बाद पूरे भारत में एनआरसी लागू की जा सकती है। सिर्फ असम में एनआरसी लागू की थी, अरबों खरबों रुपए खर्च हुए थे, और जो 19 लाख लोग चिन्हित कर लिए गए अवैध प्रवासी के रूप में, वो भी अभी तक वहीं निवास कर रहे हैं। उनको वापस भेजने का भी अभी तक कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। अभी वर्तमान में जो केंद्र सरकार है, लग रहा है कि एनआरसी से पल्ला झाड़ रहे हैं। यानी इन्होंने बयान तो दे दिया कि एनआरसी लेके आएंगे, एनआरसी लेके आएंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद केंद्र सरकार एनआरसी लाने के पक्ष में नहीं है। अब एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जिसमें व्यक्ति का नाम, उसके माता पिता का नाम, उसकी आयु, जन्म स्थान और एक आईडी प्रूफ का उल्लेख करके उनका इसमें नाम जोड़ा जाएगा, और उसके बाद देखा जाएगा कि कौन वैध प्रवासी हैं और कौन अवैध प्रवासी हैं। हालांकि अभी तक एनपीआर की कोई हलचल, कोई मूवमेंट नज़र नहीं आ रही है, लेकिन एक नया नाम उन्होंने कहा है कि एनपीआर हम लेके आएंगे, और शायद ही एनपीआर जो है वो एनआरसी से पल्ला झाड़ने का एक संकेत दे रहा है। बाकी सरकार क्या करेगी, क्या करने वाली है, वो जैसे कोई गतिविधि होती है तो हम एक वीडियो लाइव लेकर आ जाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल हम शुरू करेंगे, क्योंकि भाग 2 कंप्लीट हो चुका है, तो भाग 3 यानी कि फंडामेंटल राइट्स लेके आएंगे, और तब हम शुरू करेंगे भारत के मूल अधिकार। तब तक के लिए धन्यवाद।